हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रेबिलियन के बारे में, सिविल रेबिलियन के बारे में। रिवोल्ट इन मिडनापुर एंड धलबूम। टाइमलाइन है इसकी 1766 टू 1774। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमलाइन एक पता होनी चाहिए कि कौन सा रेबिलियन कब शुरू हो रहा है, ख़त्म होने का उसको छोड़ो, शुरू कब हो रहा है। तो उसके बेसिस पर आप पहला रिवोल्ट कौन सा, दूसरा कौन सा, आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, तो रिवोल्ट इन मिडनापुर एंड धलबूम। कौन कौन से रीजन्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे? एक आपका मिडनापुर और धलबूम। ये कौन सा पार्ट है हमारे देश का? ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, क्या सेंट्रल इंडिया? ईस्टर्न इंडिया। बंगाल के आसपास ना। प्रोमिनेंट लीडर्स दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ धल। जो अंग्रेजी हुकूमत जो थी, उन्होंने बंगाल के मिडनापुर इलाके में अंग्रेज़ों ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाने की कोशिश करी 1760 में। और आपको वैसे भी पता है कि बंगाल रीजन या ईस्टर्न इंडिया जो था वो उनका एक फेवरेट स्ट्रॉन्ग होल्ड ही था, क्योंकि वहाँ पर वो सारे लोकल रूलर्स को खदेड़ फेंक कर क्या करना चाहते थे, अपना एक अड्डा बनाना चाहते थे जहाँ से उनके लिए व्यापार करना ईजी हो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। उस टाइम पर यहाँ पर सिलसिला क्या चल रहा था? 3000 जमींदार और तालुकदार थे, ठीक है, हैविंग कॉर्डियल रिलेशन विद देयर रैयत्स। रैयत्स आपको पता है जमींदारों और तालुकदारों के लिए काम करते थे। अब ये जो अच्छा जो रिश्ता जो था इन लोगों के बीच में, यानी कि रैयत्स का भी शोषण नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो हारमोनियस सिनेरियो है ये बदल जाएगा जब अंग्रेज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे 1772 में, 1772 में। याद है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वगैरह? तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नर वेंसेटार्ड, ठीक है, जमींदार जो थे मिडनापुर के, दे साइडेड विद द रैयत्स इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रैयत्स एंड द इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स। यानी कि जमींदार किसका साथ दे रहे हैं जब भी रैयत्स की कोई आनाकानी या कहासुनी हो जा रही है अंग्रेजों के साथ? तो वो रैयत्स का ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, और हम ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अंग्रेज जो बाहर से चले आए हैं इनका मकसद तो सिर्फ प्रॉफिट लेना है, और वो भी हमारा शोषण करके। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या था? ब्रिटिश गवर्नर खुद वेंसिटार्ट ये एग्री कर रहा है कि जब मिडनापुर के अंदर रैयत्स का और अंग्रेजी हुकूमत का कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर होगा तो जमींदार जो थे मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट, मिडनापुर एरिया के, दे साइडेड विद द रैयत्स इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रैयत्स एंड द इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स। ठीक है, तो जो जमींदार थे इस रीजन के, इन सारे रीजन्स के, ईस्टर्न इंडिया में बंगाल के पास दलभूम, मानभूम, रायपुर, पंचित, झातीबुनी, करनागढ़ एंड बागरी, इनको क्या करा था अंग्रेजों ने? इस रीजन के जो जमींदार थे, दे वर अल्टीमेटली डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर जमींदारीज बाय द 1800s। क्यों? क्योंकि तुम साथ दे रहे हो रैयत्स का, तो हमारा साथ दे नहीं रहे हो। तो अंग्रेजों ने बोला ये हमारे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, या फिर हमारे पास जितना भी लैंड रेवेन्यू आता है, उसके सपने को पूरा करने के लिए हमसे दूर ले जाएंगे हमें। ठीक है, ये हो नहीं पाएगा फिर हमसे, अगर जब तक ये आनाकानी करते रहेंगे, या फिर हमें जिसका शोषण करना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये बीच में अड़ंगा बने रहेंगे हमारे लिए। तो उन्होंने जो भी जमींदार आनाकानी कर रहे थे, इनको लगा कि इनके रास्ते के बीच में आ रहे हैं, तो इन्होंने हटा दिया अपने रास्ते से ऐसे जमींदारों को, उनके लैंड राइट्स को ले लिया। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ माओमारियास 1769 टू 1799। कौन कौन से रीजन इसके अंदर इन्वॉल्व थे? असम, भाटियापार, रंगपुर अभी बांग्लादेश में, एंड जोरहट, अगेन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट था असम के अंदर बिटवीन द माओमारीज या फिर माओमारियास एंड द अहोम किंग्स। असम के अंदर अहोम राजा
और एक ग्रुप था माओ मारिया का, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। माओ मारियास थे कौन? ये लो कास्ट पीजेंट्स थे और ये अपना गुरु मानते थे, ये टीचिंग्स को फॉलो करते थे ऑफ अनिरुद्ध देव। अनिरुद्ध देव 1553 टू 1624। माओमारी ने जिस प्रकार से विद्रोह करा उसकी वजह से अहोम किंगडम की जो पावर है वो काफी वीक होती चल रही थी असम रीजन में। अब इसकी वजह से दूसरों को भी एक प्रोत्साहन मिला कि वो इस रीजन पर अटैक करें। तो फॉर एग्जांपल 1792 की बात है, द किंग ऑफ दारंग कृष्ण नारायण हेल्प्ड बाय हिज बैंड ऑफ बुरकानदेस, यानी कि ऐसे सोल्जर्स इनको हटा दिया गया था आर्मी से, डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ द मुस्लिम आर्मी एंड जमींदार्स, दे रिवोल्टेड। मतलब जब एक ने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा माओमारीज ने, उसके बाद और भी लोगों की हिम्मत जो है वो बढ़ती चली जा रही थी कि वो भी अहोम किंगडम के खिलाफ रिवोल्ट करें। ठीक है, तो जैसे एक राजा था यहाँ पर जो कि अहोम किंगडम की या फिर अहोम राजाओं की छत्रछाया में नहीं आना चाहता होगा, दरंग का राजा जिसका नाम था कृष्ण नारायण, उसकी मदद करी गई बाय डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ द मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार्स, और उसका एक ग्रुप का नाम क्या था? बुरकानदेस। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस अहोम किंगडम। इन रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए जो अहोम रूलर्स थे उन्होंने मदद मांगी अंग्रेजी हुकूमत की। माओमारीज ने भाटिया पार को अपना हेडक्वार्टर बना लिया जो कि एक रीजन है। रंगपुर जो कि अभी के समय में बांग्लादेश में, एंड जोहरट, दे वर द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स। तो इन रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे? When the Maomaria Guru and his disciples were humiliated and punished by the royal officers, the uprising started. अब ये अंग्रेज एकदम से बीच में क्यों आ गए? क्योंकि अहोम राजाओं ने अंग्रेजों का सपोर्ट मांगा है, तो इसलिए लिखा हुआ है when they were humiliated and punished by the royal officers। तो इनको ऐसा लगा कि हमने इनका क्या बिगाड़ा, ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, और ये एकदम से मॉरल पुलिसिंग का रोल क्यों निभा रहे हैं। अब इनका गुस्सा अहोम राजाओं के लिए, अहोम किंगडम के लिए और अंग्रेजी हुकूमत के लिए, दोनों के लिए बढ़ गया। तो हुआ क्या? माओमारिया जो है उन्होंने भाटिया पार को अपना हेडक्वार्टर बनाया। एंड अहोम किंगडम, याद है हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बर्मा की इन्वेजन जो हुई थी, उनका जो निगाह थी उनकी असम के ऊपर थी। अहोम किंगडम अपने ही वक्त के आगे चलते ध्वस्त हो गया। कैसे? इट फेल टू बर्मीज इन्वेजन। और बाद में आपको पता है अंग्रेज जो थे हर चीज का एक रीजन बना लेते थे कि हम ज्यादा बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस एरिया को, इस टेरिटरी, इस रीजन को, एंड फाइनली इट केम अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि ऐसा कुछ हुआ क्या कि माओमारियास को हरा दिया गया हो या शांत करवा दिया गया हो या एक कोने में बिठा दिया गया हो? ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। ये अहोम किंगडम से भिड़े, और विनाश किसका हुआ? माओमारियास का या खुद अहोम किंगडम का? अहोम किंगडम का। उसके बाद अहोम किंगडम के बारे में हम जानते हैं। अहोम डायनेस्टी के बारे में याद है हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर के चैप्टर में, मुरमराज दहिया की बुक से, श्रेया याद है? लचित बोरफुकन, उसकी आर्मी औरंगजेब के टाइम पर, अकबर के टाइम पर ये लोग लड़े थे, लेकिन कभी भी अहोम किंगडम पूरी तरीके से हाथ नहीं लग सका मुगल एम्पायर के, है ना। वो नॉर्थ ईस्ट तक अपना दबदबा नहीं फैला पाए थे। दे ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू द मुगल इन्वेजन इन देयर एरिया, देयर रीजन, असम। तो अहोम डायनेस्टी 1228 टू 1826, देख रहे हो टाइमलाइन कितना लंबा है। यहां पर तो पूरे का पूरा शाइनी दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों कवर हो गया, इतना लंबा टाइमलाइन है इसका, है ना। तो अहोम डायनेस्टी, दे कंट्रोल द अहोम किंगडम इन प्रेजेंट डे असम, इंडिया। सुखाफा या फिर सुकाफा, इसको सुखाफा को ऐसे भी लिखा जाता है, सुकाफा।
ही वॉज अ शान प्रिंस फ्रॉम मोंग माओ एंड ही फाउंडेड द डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी अहोम डायनेस्टी। जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, इनको बोला जाता है असम राजा, ठीक है, असम में रूल करने वाले, लेकिन यहाँ पर डबल एस नहीं है, एक एस है, असम राजा। इन फॉरेन मेडिवल क्रॉनिकल्स वाइल देयर सब्जेक्ट्स, मतलब जो अहोम किंगडम में जो जनसंख्या जो थी, जो जनता थी, दे रेफर टू देम एज चाओफा या फिर स्वर्गादेव। तो माओ मारिया अपराइजिंग जब हुई थी उसकी शुरुआत में ये किंगडम वीक होना शुरू हो गया था, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। एंड असम वॉज ऑफन इन्वेडेड बाय बर्मीज आर्मी। फाइनली जब एक बहुत बड़ी इन्वेजन हुई, बहुत सक्सेसफुल इन्वेजन हुई म्यांमार बर्मीज फोर्सेस के द्वारा 1826 में, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर कमान संभाल ली कि हम जो है वो प्रोटेक्टर बनेंगे इस एरिया के। और आपको पता है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न के इलाकों को कैसे भी करके नहीं देना जाना, ये अपने हाथों से निकलना देना चाहते थे, बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, है ना। ऊपर से चाइना को देख सकते हैं, बगल से इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं, और बगल में राइट साइड चले जाओ तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो सब्सिक्वेंटली इट गॉट एब्जॉर्ब बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द ट्रीटी ऑफ यानदाबो। याद है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, बर्मा के साथ साइन हुई थी कि ये एरिया हमें दे दो। एंड दिस डायनेस्टीज रेन रूल, इनका जो टाइम था, इट केम टू एन एंड। उसके बाद सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1781 में। तो कौन कौन से रीजन इसके अंदर इन्वॉल्व थे? गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच। एक मिनट रुकना जरा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस अगेंस्ट द मराठास एंड द मैसूर, they made a plan to earn money by involving English officers as इजारादार। युद्ध को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा जो चाहिए होगा, किसके खिलाफ? मराठास और मैसूर के खिलाफ जाने के लिए। लेकिन यहां पर भी आपको पता है ना, इनकी भी हरकतें बहुत अजीबोगरीब थी। यहां पर मराठास और मैसूर के साथ युद्ध लड़ते हुए, याद है ना, कभी कोई किसी की साइड ले रहा है, फिर वो उसका दुश्मन बन जा रहा है ना। कभी दोनों मिलकर मैसूर की साइड है, कभी दोनों मिलकर ये मराठास की साइड है। ऐसा हो रहा था ना, देखा था ना हमने टीपू सुल्तान और ये कर्नाटका रीजन में हैदर अली के टाइम पर। लेकिन फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स को वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जब उसने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, हमने ये डिसाइड कर रखा है हम मराठास के और मैसूर के खिलाफ जाएंगे, तो दे मेड अ प्लान टू अर्न मनी। और यहाँ पर एक और फोर्सेज इन्वॉल्व थी, याद है, हैदराबाद भी इन्वॉल्व था, याद होगा अगर आपको, तो है ना। तो दे मेड अ प्लान to earn money by involving English officers as इजारादार, यानी कि रेवेन्यू फार्मर्स इन अवध। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इन्वॉल्व मेजर एलेक्जेंडर हने, मेजर एलेक्जेंडर हने, जो कि इस रीजन से काफी ज्यादा फेमिलियर था, काफी टाइम के लिए यहाँ पर सर्व कर चुका था। इसको अंग्रेजों ने क्या बनाया यहाँ का? इजारादार, यानी कि रेवेन्यू फार्मर, 1778 में। एलेक्जेंडर हने ही सिक्योर्ड द इजारा, यानी कि रेवेन्यू राइट्स ऑफ गोरखपुर एंड बहराइच टू द अमाउंट ऑफ 22 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। यानी कि बीइंग अ रेवेन्यू फार्मर, इसने क्या डिमांड करी यहां पर, या इसका गोल क्या था कि मुझे सारे जो किसान वगैरह हैं या जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज हैं जो भी हैं, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू राइट्स को या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए मुझे कितना पैसा निकालना है यहाँ से एक साल में, इन रीजन से, गोरखपुर और बहराइच से 22 लाख रुपए। तो इट वॉज अ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बाय द कंपनी टू सी फॉर इटसेल्फ हाउ मच सरप्लस मनी कैन वॉज एक्सेसिबल इन प्रैक्टिस। मतलब वो कितना पैसा एडिशनली निकाल सकते हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा करा। जमींदार और फार्मर्स जो है उन्होंने रिवोल्ट करा कि रेवेन्यू जो हम तुम्हें दे रहे हैं उसके ऊपर से तुम लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। इन सबके
चलते अब तुम एडिशनल रेवेन्यू की जो डिमांड कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो ऑल ऑफ एलेक्जेंडर हने सबऑर्डिनेट्स वर ईदर स्लेन और बिसीज्ड बाय जमींदारी गोरिल्ला ट्रूप्स। जितने भी इसका साथ जो लोग दे रहे थे अलेक्जेंडर हने का, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या बनाया था, यहाँ का इजारादार, जहां जहां पर ये रुके हुए थे, जहां जहां पर ये रह रहे थे, या तो जो म्यूटिनियर्स थे उन्होंने इनको बांध दिया रस्सियों से, या घेराबंदी कर ली इनके घर की, इनके किलों की। और जमींदारी को, यहाँ पर जमींदार को गोरेला ट्रूप्स क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज वो अटैक कर रहे हैं फिर शांत हो जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं फिर शांत हो जा रहे हैं। तो व्हाट वर द कॉज ऑफ द रिवोल्ट? एक स्कीम जो है वो बनाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा टू एम्प्लॉय इंग्लिश ऑफिसर्स एज इजारादार, रेवेन्यू फार्मर्स अवध के अंदर, वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अगेंस्ट द मराठास एंड द मैसूर। तो ये स्कीम लोगों को पता लग गई। अब पता क्या लग गई? कोई छुपी हुई स्कीम थोड़ी ना, जब तुम यहाँ पर आकर इजारादार बनकर ये डिमांड कर रहे हो या फिर ये पैसे ज़्यादा निकाल रहे हो लोगों से, और 22 लाख रुपए एक साल का सालाना तुम्हारा टारगेट है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी जो है पर्सन वो देखेगा यहाँ पर कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है। उसके बाद कंपनी वॉज ऑल्सो कंडक्टिंग अ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, ये देखने के लिए कि कितना वो एक्स्ट्रा मनी जो है वो अपने आप के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं, और ये इससे बड़ा प्राउड फील करते थे कि हम कितने पावरफुल हैं। उसके बाद एलेक्जेंडर हने, जो कि इजारादार बना वॉरेन हेस्टिंग्स के, इजारादार बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसने जिस प्रकार से शोषण करा लोगों का और बहुत एक्सेसिव डिमांड पोर्ट्रे करी फॉर रेवेन्यू, इट मेड द रीजन पैनिक स्ट्राइकन। तो रिजल्ट क्या हुआ? बाद में द रेबेलियन वॉज सप्रेस्ड, हने को डिसमिस कर दिया गया एज इजारादार, एंड हिज इजारा वॉज फोर्सिबली रिमूव्ड। ओके। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794। तो यहां पर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं रीजन्स? विजयनगरम, पद्मानाथम इन मॉडर्न विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। और ये विजयनगरम आप जानते हो कि उसको शॉर्ट में आज के टाइम में हम लोग वाई से कहते हैं विशाखापट्टनम, है ना। तो प्रोमिनेंट लीडर्स यहां पर कौन थे? विजयारा महाराजू, विजयारा महाराजू। 1758 में एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन द इंग्लिश एंड द आनंद गजापति राजू, द रूलर ऑफ विशाखापट्टनम विजयनगरम, कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, नॉर्दर्न सरकार वाला जो इलाका है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के पास, वहां से फ्रेंच फोर्सेस को रिमूव करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट हुआ क्या आगे चलकर? इंग्लिश रिफ्यूज टू ऑनर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, यानी कि जो ट्रीटी में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी, मतलब शुरू में तो उनको मान लिया, बाद में उनको फुलफिल करने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू ऑनर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, जो कि शुरू से इनका नेचर रहता था हमेशा गद्दारी वाला, कि हम किसी के साथ समझौता क्यों करें, 50-50% के पार्टिसिपेंट क्यों बने उसके साथ किसी भी ट्रीटी के अंदर। उसके बाद आनंद गजापति राजू जो है, ही डाइड बिफोर ही कुड सीरियसली टैकल द ब्रिटिश। अब ये क्यों टैकल करना चाहता है अंग्रेजों को? बिकॉज उन्होंने टर्म्स एंड जो ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस उसको वॉलेट करा। अब मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजों ने इसका साथ लिया, इसकी लोकल फोर्सेस का साथ लिया श्रेया फ्रेंच फोर्सेस को हटाने के लिए। अब ये ट्रीटी से खुद बैकआउट कर रहे हैं, तो इन्होंने तो फिर आनंद गजापति राजू को तो फिर तो फ्रेंच फोर्सेस का मतलब बेफालतू में दुश्मन बना दिया। अभी तक तो ये शांति बैठा हुआ था, मतलब तुमने उसका सहारा भी ले लिया, ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन को मानने को तैयार भी नहीं हो, और इसकी लड़ाई और करवा दी बल्कि फ्रेंच फोर्सेस के साथ। इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो ये अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट ऑन टू डिमांड अ ट्रिब्यूट ऑफ 3 लाख रुपीज फ्रॉम विजया रामराजू, द नेक्स्ट रूलर ऑफ विजयनगरम। मतलब आनंद गजापति के बाद कौन आया? विजया महाराजू।
तो इससे क्या बोला कि तुम हमें ट्रिब्यूट पे करो 3 लाख रुपए का। अब एक बार बताओ मुझे, अभी तक तो एक ज्वाइंट ट्रीटी साइन हुई ना शाइनी, फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ, है ना ठकुराइन? लेकिन अब इनसे ट्रिब्यूट मांगा जाने लगा है 3 लाख रुपए का। एंड आज हिम टू डिसबैंड हिज ट्रूप्स, कि तुम पर्सनल फोर्सेस को अपनी वो कर दो। जब तक वो फ्रेंच फोर्सेस को हराने में साथ दे रहे थे तब तक तो पर्सनल ट्रूप्स इनको बहुत अच्छी लग रही थी, अब कह रहे कि उसको दूर कर दो। इसकी वजह से हुआ क्या, इस विजया महाराजू जो कि नया राजा होता है आनंद गजापति के बाद इस रीजन में, इसको गुस्सा आता है। एज देयर वर नो ड्यूज टू बी पेड टू द कंपनी, कि हमें कोई पैसे तुम्हारे देने ही नहीं है, तो किस बात के पैसे दें तुम्हें, किस बात के? तुमसे कोई डीलिंग कर रखी है हमने, तुमसे कुछ ले रखा है, तुम्हारा लेकर खा रखा है हमने हमने तुम्हें वादा कर रखा है, किस बात के लिए पैसे दें तुम्हें? तो इस राजा को यहां की जनसंख्या ने भी सपोर्ट करा। भूलना मत, हम लोग सिविल रेबिलियंस पढ़ रहे हैं, तो जनता का, नॉर्मल सिटीजन का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको बड़े सारे इंसेंसेस में। तो राजा वॉज सपोर्टेड बाय सब्जेक्ट्स, यानी कि जनसंख्या। दे रोज अप इन रिवोल्ट, वो इन सारे के सारे रिवोल्ट पे इनके खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, तो कॉजेज क्या थे इस रिवोल्ट के? रिफ्यूजल ऑफ ऑनरिंग द ट्रीटी बाय द इंग्लिश, कि तुमने जो ट्रीटी अच्छी वाली साइन करी थी। एक बार बताओ, ये गजापति राजू गया था क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, या ये लोग यहां पर आए थे विशाखापट्टनम रीजन में? बताओ, ये गए थे ट्रीटी साइन करने? आप जब किसी के पास जा रहे हो, आपका काम है, और आप ही अकड़ दिखाने लगो तो सामने वाला चढ़ेगा नहीं। यही चीज है। उसके बाद डिमांड ऑफ ट्रिब्यूट फ्रॉम विजया महाराजू बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, कितने की? थोड़ी ना बहुत, कितनी ज्यादा? 3 लाख रुपए। उसने बोला भाई हमारे को ड्यू ही नहीं, हम क्यों दें? तो रिजल्ट क्या हुआ? इंग्लिश कैप्चर्ड द राजा, जो नया राजा था विजया महाराजू, क्योंकि गजापति राजू तो मर ही गया था 1793 में, एंड ऑर्डर्ड हिम टू गो टू एग्जाइल विद अ पेंशन। लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने बैटल लड़ा, ही डाइड इन द बैटल एट पद्मानाभम बैटल ऑफ पद्मानाभम इन मॉडर्न विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश 1794 में। तो विजयनगरम इट केम अंडर द कंपनीज रूल। अभी देख रहे हो श्रेया, ये रूलर्स, ये रीजन, ये बैटल, ये सारा नई चीज है। लेकिन इस चैप्टर को अगर हम लोग करें तो हमें एक सपोर्टिंग हैंड मिल सकता है। वरना अगर ये आ गया कि बैटल ऑफ पद्मानाभम के बारे में कुछ बताओ, या फिर कुछ स्टेटमेंट आ गई, मतलब प्रेम्स ओरिएंटेड ही आएगा जाता था, तो ये क्वेश्चन मीन्स एक ओपन एंडेड चीज होती है, वो स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके नहीं पूछता यूपीएससी, आपको एक स्कोप दे देता है कि वेरियस सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग जिस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड थी, क्या उन्होंने वो पर्पस सॉल्व भी करा, मतलब वो पर्पस रिजॉल्व करा, या फिर उनका वो पर्पस पूरा हुआ, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लोगों को ये लगेगा ना श्रेया कि हमने शायद से मेडिवल इंडियन हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, वहाँ पर ये बैटल होगा, याद नहीं आ रहा किसका है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर 1799 टू 1800, एक ही साल के लिए चला, देख रहे हो, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है इसका। टाइम लाइन 1799 टू 1800। रीजन कौन कौन से इन्वॉल्व थे? मैसूर, कर्नाटका। प्रोमिनेंट लीडर्स पर धुंधिया वाघ। तो मैसूर के कॉन्क्वेस्ट के बाद 1799 में, याद है 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़े गए थे, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम वगैरह सब कुछ याद है। और ये टीपू सुल्तान 4th एंग्लो मैसूर वॉर लड़ते लड़ते मर गया था, है ना। तो इंग्लिश जो थे, दे वर फोर्स टू कंटेंट विद द न्यूमरस इंडिजिनस लीडर्स, कि उनको अब लोकल जो लीडर्स हैं उनको शांत करवाना था। शांत नहीं करवाना था तो एटलीस्ट उनको समझा कर रखना था, क्योंकि अब वो ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर, कर्नाटका रीजन के अंदर, मैसूर में अब वो और किसी वॉर को लड़ सके या फाइनेंस कर सकें। तो यहाँ पर एक मराठा एडवेंचरर था जिसका नाम था धुंधिया वाघ। धुंधिया वाघ, he was earlier captured by Tipu Sultan due to his misadventures but got released with the fall of Seringapatam। मतलब टीपू सुल्तान की नाक में भी इसने दम कर रखा था, कुछ ना कुछ करते रहता था यहाँ पर,
अटैक करना, कुछ ना कुछ करना, रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना, टीपू सुल्तान की प्राइवेट फोर्सेस के साथ लड़ना, उनके ट्रूप्स के साथ लड़ना। तो इसको जेल में डाल दिया था टीपू सुल्तान ने एक बारी पकड़ कर। लेकिन जैसे ही ये जो इनकी जो फैमिली होती है ये गिरती है और मैसूर जो किंगडम है वो हाथ लगता है अंग्रेज़ों के, इसको छोड़ दिया गया। तो आफ्टर द रिलीज धुंधिया असेंबल्ड अ फोर्स ऑफ एंटी ब्रिटिश एलिमेंट। ये अंग्रेजों से चिढ़ता था तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठे करे। ही कार्व्ड आउट अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ। अभी ऐसा क्यों लिखा हुआ है स्मॉल टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ? बिकॉज अब तो मैसूर पर किसका कब्जा हो चुका है? टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजों का। अब अपनी प्राइवेट फोर्सेस वगैरह को ऑपरेट वगैरह करवाने के लिए एक अड्डा, एक रीजन तो चाहिए ना इसको, कि नहीं चाहिए? बट ब्रिटिशर्स रिएक्टेड स्विफ्टली एंड डिफीटेड हिम इन अगस्त 1799. He was compelled to seek refuge in the Maratha region. तो कॉजेस क्या थे इस रिवोल्ट के? धुंधिया वाकई एक एम्बिशियस लीडर था और वो अपनी खुद की टेरिटरी बनाना चाहता था, बना भी ली थी छोटी सी, लेकिन पूरे के पूरे मैसूर किंगडम पे अपना कब्जा चाहता था। और इसलिए उसने उसके लिए छोटी सी आर्मी भी बनाई। इसने भड़काया, ही इंसाइटेड द डिफीटेड प्रिंसेस इन द मराठा रीजन कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में इसकी मदद करे, एंड अज्यूम्ड लीडरशिप, और ये उनका लीडर भी बना। ठीक है, और वो लोग इसका साथ देने भी चले आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने, जैसा कि आपने देखा, बहुत जल्दी उन्होंने रिएक्ट करा एंड दे डिफीटेड हिम इन अगस्त 1799 एंड ही वॉज कंपेल्ड टू सीक रेफ्यूज इन मराठा रीजन। रिजल्ट क्या हुआ? इसको मार दिया गया था सितंबर 1800 में, व्हाइल ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय वेलेस्ली। अब यहां पर कौन सा वेलेस्ली है? पहले मुझे ये बताओ, गवर्नर जनरल कौन था? आर्थर वेलेस्ली। इसका भाई क्या रिचर्ड शामिल है? क्योंकि जब भी लड़ने की बात होती थी ना छोटी छोटी जगहों में, तो आर्थर अपने भाई को आगे कर देता था। बहुत अच्छा एबल कमांडर था, याद है आपको? बहुत ज्यादा टेरिटरीज उसने लाकर दी थी अंग्रेजी हुकूमत को। क्या? आर्थर नहीं था, सॉरी, रिचर्ड वेलेस्ली जो था वो गवर्नर जनरल था। तो यहां पर जो इसका लड़ रहा है भाई, वो लड़ रहा है आर्थर। कन्फ्यूजन को आप भी संभाल कर रखना, आप सब लोग भी। ये कन्फ्यूजन हो जाती है, और ये 2018 में यूपीएससी ने अगेन क्रिएट करी थी वाली कन्फ्यूजन। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे वेलेस्ली के ऊपर। तो रिचर्ड वेलेस्ली वॉज अ गवर्नर जनरल। आर्थर इसका जो भाई था, बड़ी सारे एरियाज इसने इसको ला कर दिए थे, और जिसको मतलब ऐसा माना जाता है कि ही हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इन इंडिया। जब तक वेलेस्ली का, इसके भाई का, रिचर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जब ये चल रहा था गवर्नर जनरल, तो आर्थर यहाँ पर लड़ रहा था। तो डिस्पाइट हिज फेलियर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? धुंधिया बाग की। धुंधिया बिकेम अ रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द मासेस। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।